नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना मोचीराम। यह बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह कविता संसद से सड़क तक काव्य संकलन में प्रकाशित है। संसद से सड़क तक का प्रकाशन वर्ष 1972 है। उसमें कुल 12 कविताएं हैं और उसमें एक मोचीराम भी, उन 12 कविताओं के अंतर्गत मोचीराम भी एक कविता है। यह कविता इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कवि, उसका हम सामान्य परिचय पहले जान लेते हैं। तो जो ये मोचीराम है, मोचीराम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वरन व्यवसायगत सामान्यकृत नाम है। जैसा कि मोचीराम उन्होंने कविता का ही नाम रखा है, तो इसमें मोचीराम जो है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वरन व्यवसायगत सामान्यकृत नाम है। मोचीराम प्रतीक या प्रतिनिधि है उस दलित शोषित समाज जाति का जिसका परंपरागत धंधा मृत जानवरों के चमड़े के व्यवसाय से अपनी जीविका कमाना है। इसी व्यवसाय का एक हिस्सा खराब जूतों की मरम्मत करना भी है। सड़क के किनारे पटरी पर जूते की मरम्मत में लगे एक मोची को कवि वाचालता, प्रबुद्धता, क्षोभ, करुणा, आक्रोश आदि गुणों से समन्वित करके उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता है और फिर उसके मुख से मोची से इतर लोगों के प्रति उसके मनोभावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करवाता है। किस प्रकार से जो मोची है, जो मोचीराम है, वो किस प्रकार से अपने भाव और लोगों के प्रति रखता है, यही दिखाने का प्रयास कवि ने किया है। तो अब हम देखते हैं, चलते हैं कविता की तरफ। कविता की पहली पंक्ति हम उठाते हैं। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसमें क्या, कवि का भाव क्या है और कवि कहना क्या चाहता है इस कविता के माध्यम से। पहले कुछ शब्दों के हम अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे रापी शब्द है, तो रापी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो चमड़ा छीलने या तराशने का एक औजार होता है उसको रापी बोलते हैं। पतियाए हुए स्वर, पतियाए का अर्थ क्या होता है? जैसे विश्वास बोलते हैं ना कि आप मेरी वार्ता को पतिया क्यों नहीं रहे। पतियाए का अर्थ होता है विश्वास करना। टटोला, यहाँ पे देखेंगे टटोला शब्द भी मिलेगा आपको। तो क्षण भर टटोला, टटोला शब्द का अर्थ होता है परीक्षण करना। और निगाह शब्द भी देखिए मिलेगा इसमें। तो निगाह का अर्थ होता है दृष्टि। अदद का अर्थ होता है संख्या। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट कर लिया। अब हम देखते हैं व्याख्या, इसमें क्या कहना चाहता है कवि। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला। अब यहाँ सहज कल्पनी है जो ये वार्ता हो रही है, यहाँ पे मोची और जो कवि है उसके बीच की ये वार्ता हो रही है। ये कवि कहता है कि सहज कल्पनी है कि कवि जो है वो बताता है कि कभी सड़क के किनारे पटरी पर बैठे एक मोची ने अपने जूते की मरम्मत कर, जो कवि है वो अपने जूते की एक मोची से मरम्मत करा रहा है। मोची की दशा देख कवि के मुख से
उसके प्रति संवेदनापूर्ण कोई बात निकल जाती है ना। जैसे कभी वहाँ मोचीराम बैठा हुआ है और कभी भी बैठा हुआ है, तो कभी जब मोचीराम को देखता है तो उसको उसके प्रति संवेदना जागृत होती है और मोचीराम को भी कभी के प्रति संवेदना जागृत होती है। और दोनों, जो मोची है वो कभी किसी से अपनी बात कहता नहीं है, वो तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, लेकिन कभी के प्रति उसका एक विश्वास जागृत होता है और वो कभी से अपनी भावनाएं संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो यहाँ इसी भाव को उन्होंने बताया है कि ये जो कवि है वो सड़क के किनारे पटरी पर बैठे एक मोची से अपने जूते की मरम्मत करा रहा है। मोची की दशा जो है देख कवि के मुख से उसके प्रति संवेदनापूर्ण कोई बात निकल जाती है और वह बात मोची का हृदय स्पर्श कर देती है, अर्थात कि उसके प्रति जो संवेदनात्मक भाव निकलते हैं मोची के प्रति, वो उसको बड़े आत्मीय लग जाते हैं। और तनिक देर के लिए वह अपनी रापी को विराम दे देता है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। जो मोची है वो अपनी रापी को विराम देता है और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला। तो यहाँ कवि यही कह रहा है कि वो अपनी रापी को विराम दे देता है और कवि की ओर आंखें उठाकर देखता है। उसमें अपने प्रति किंचित ममत्व की अनुभूति होती उसे दिखाई देती है। मोची को ऐसा लगता है कि जो कवि है वो उसके प्रति अच्छे भाव रख रहा है, उसके प्रति सहानुभूति रख रहा है। तो जो मोची है वो पतियाए हुए स्वर में बोला, हंसते हुए पतियाए स्वर में बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो जो मोची है वो उसके प्रति मतलब उसके प्रति जब कभी सहानुभूति रखता है तो मोची को बड़ा आत्मीय लगता है और मोची कहता है कि मोची का कवि के प्रति जो है विश्वास बढ़ जाता है और मोची अपने मन के उद्गार उसके सामने प्रकट करता है। मोची कहता है, मोची से हर कोई मन की बात तो करता नहीं है। यहाँ पे जो कवि है वो उससे जब आत्मीयता रखता है तो मोची को भी बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसके जैसा भी कोई भाव रखने वाला है और वो अपना कार्य छोड़ करके रापी को नीचे रख करके थोड़ा सा और कवि से वार्ता करता है। क्योंकि मोची कहता है कि मैं तो सिर्फ केवल काम में ही व्यस्त रहता हूँ, किसके पास इतना समय है जो मेरी भावनाओं मेरी संवेदनाओं को समझे। लेकिन वो कवि ऐसा है जो ममत्व की भाव रख रहा है, सहानुभूति की भाव रख रहा है, जिससे कि मोची की जो मनोदशा है वो कवि से मिल रही है और मोची का विश्वास परस्पर कवि के ऊपर हो गया है और यह विश्वास एक आत्मीयता की स्थिति को पैदा करता है। मोची कहता है, जैसा अभी हमने पढ़ा, मोची कहता है, बाबूजी अगर आप पूछ ही बैठे हैं तो मैं बताता हूँ जो मेरे मन में चल रहा है या जो मेरे मन के भाव हैं। मैं सभी ग्राहकों को एक निगाह से देखता हूँ। एक पंक्ति आपने देखी होगी कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए हर ग्राहक एक दृष्टि से एक समान है और वह कैसा है, मेरे लिए हर ग्राहक एक जोड़ी जूते के समान है ना। तो कहता है कि बाबूजी मैं सच सच कहूँ, अगर आप पूछ बैठे हैं तो सुनिए, मैं सभी ग्राहकों को एक निगाह से देखता हूँ। मेरे लिए हर आदमी हर ग्राहक एक समान है, जो एक जोड़ी जूते से अधिक मूल्य किसी ग्राहक का नहीं होता। अंत में तो मुझे यही जोड़कर हिसाब मिलाना है कि ये आज मैंने कितनी जोड़ी जूते की मरम्मत की और उससे कितने पैसे कमाए। जूते आजकल सभी पहनते हैं, पहनने लगे भी हैं, उनसे छुटकारा किसी का कहाँ है। जूते पहनने वाले जो हैं हर व्यक्ति को कभी न कभी मेरे पास आना पड़ता है, अर्थात कि किसी न किसी मोची के पास जाना पड़ता है। मोची की संवेदनशीलता का पता जो है, उसकी संवेदनशीलता का पता कवि को उसकी पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है। जब वह कहता है कि जब मैं किसी जूते की मरम्मत में लगा रहता हूँ तो मेरा मन इस भाव से अभिभूत हुए बिना नहीं रहता कि मेरा संबंध इस जूते से ही नहीं वरन उस आदमी से भी है जो इस जूते का मालिक है और जो इस समय मेरे सामने खड़ा है। जब मेरी टाँकें अर्थात जो जूते में लगाए जाते हैं, जब मेरी टाँकें जूते में छेद करती हैं और मेरी हथौड़ी जूते में कील ठोकती हैं,
तो वह आदमी चोट का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर टाँकी का, हर कील की कीमत आखिर उसे ही चुकानी होती है। बड़ी ही मार्मिकता और बड़ी ही भावुकता की वार्ता उन्होंने की है। उन्होंने बताया कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हर आदमी जूता पहन रहा है और हर आदमी को हम लोगों के पास आना ही पड़ता है मरम्मत के लिए। बोलते हैं कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। अदद मतलब कि मैंने बताया संख्या, मतलब बहुत सारे आदमियों की संख्या की उन्होंने वार्ता की है। और जिस पर टाके पड़ते हैं, मतलब कि जितने जूते आते हैं उसको जो है मोचीराम देखता है और उस पर टाके लगाता है और बोलता है कि जो जूतों से झाँकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। कहते हैं कि वो चाहे जो भी हो, उसकी कीमत, जो जूते लेकर आएगा उसकी कीमत तो उसे ही देनी पड़ती है, वही उस कीमत को सहता है। तो इसमें कवि का भाव यह है कि जो आखिर जो जूते की कीमत है उसे जो है उस जूते के मालिक को ही सहनी पड़ती है, जिसके जूते में हम लोग टाके लगाते हैं। अगली पंक्ति वो कहते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। नवैयत का अर्थ क्या होगा? तो नवैयत का अर्थ होगा यहाँ पे अवस्था या परिस्थिति। वो कहते हैं यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। जूते का तात्पर्य हो गया कि मेरे पास जो है मरम्मत के लिए तरह तरह के जूते आते हैं और उसकी दशा देख करके ही मैं जान पाता हूँ कि उसके मालिक की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है। तो बताते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है। शक्ल मतलब कि हर जूता अलग अलग प्रकार का है। कोई बहुत ज़्यादा फटा हुआ है, कोई थोड़ा सा फटा हुआ है, कोई कीमती जूता है तो कोई बहुत सस्ता जूता है। ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता, वो कहते हैं कि मसलन एक जूता है कि चाहे जो हो, सबकी स्थिति क्या है, सब एक जूता ही है। मतलब सबका मिला जुला करके अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें मिला करके एक जूता ही है, जो कि जिसमें चकचकतियाँ लगती हैं या जिसकी मरम्मत हम लोग करते हैं। तो कहते हैं कभी कि पुनः हम इसको देखते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह तरह देती हुई हंसी है। जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और लड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? क्या यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आँखें ताकता हूँ। कहते हैं कि क्या आप यकीन करें, उस पर मैं चकतियों की जगह आँखें ताकता हूँ और पेशे से पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो कवि हैं वो मोचीराम के मनोदशा को स्पष्ट करवाते हुए मोचीराम के द्वारा कहला रहे हैं कि मोचीराम कहते हैं कि मेरे पास मरम्मत के लिए तरह तरह के तो जूते आते हैं और उनकी दशा देख करके ही मैं जान पाता हूँ कि उनके मालिक की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है। और कहते हैं कि उदाहरण के लिए अभी एक जोड़ी जूते मेरे पास मरम्मत के लिए आए हैं। उसमें इतनी सारी चकतियाँ लगी हुई थी कि वह चकतियों की थैली बन गए थे। जैसे ऊपर दिया हुआ है कि जूता क्या है? चकतियों की थैली है। उसकी शक्ल जूते की नहीं रह गई थी। यहाँ पे है ना दिया हुआ कि इसे एक चेहरा पहनता है जिसे
चेचक ने चुग लिया है। मतलब अर्थात कि वह जो है जूता है वो जूते की तरह नहीं लग रहा था। उसका मालिक तो इस कदर दीनहीन दशा को प्राप्त व्यक्ति था कि वह आदमी का कार्टून लगता था। जो व्यक्ति है, बोलते हैं ना कि उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है। जो आदमी है जो जूता लेकर के आया है उनके पास एक जोड़ी जूता, उस आदमी की स्थिति बड़ी ही जर्जर है। उसको देख करके वो कहते हैं कि वो कार्टून लग रहा है। बेचारा अपनी करुण दशा को छिपाने की कोशिश में हंस रहा है और हंसने की कोशिश भी कर रहा है। तो उसकी हंसी उसके मुख से ऐसी लगती थी मानो टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग टंगी हो। जैसे वो कहना चाह रहा है, जो मोचीराम है वो बता रहा है कि वो जो आदमी आया है उसकी स्थिति बड़ी जर्जर है, लेकिन वो दिखावे के लिए हंस रहा है और वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत मतलब बड़ा आदमी हूँ, अच्छा हूँ, जबकि वो शोषित है, शोषण का शिकार हुआ आदमी है। तो बोलते हैं कि मैंने जो वो आदमी है वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे टेलीफोन में पतंग जो है फंस गया है और वो उड़ने का प्रयास करना है, न जाने कब भी उड़ सकता है। तो जो मोची है वो कहना चाह रहा है कि मैंने कहना चाहा कि भैया इस पर पैसे क्यों व्यर्थ खर्च करते हो। ये जोड़ी अब पहनने के लायक नहीं रह गई। आप पंक्ति देखिए तो वो कहता है ना कि क्यों फूंकते हो बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। वो कहते हैं कि मैं उस आदमी से कहना चाहता हूँ कि इस पर व्यर्थ का पैसा क्यों फूंक रहे हो। यह जोड़ी अब पहनने लायक नहीं रह गई। तो उसकी दशा देखकर मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, अब भी लड़खड़ा रही है बाबूजी। आखिर बेचारा इन जूतों को न पहने तो पहने क्या। बड़ी ही यहाँ मार्मिक स्थिति है। बोलते हैं कि मेरी आवाज़ जो है लड़खड़ा गई, मैं कहना तो चाहता था, जो मोची है वो कह रहा है कि मैं कहना तो चाहता था कि ये बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंक रहे हो, लेकिन मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। आखिर वो करे क्या बेचारा, उसके पास तो अर्थ है नहीं, इतना समर्थ है नहीं कि नए जूते ले सकता, तो इसको ना पहने तो पहने क्या। आखिर बेचारा इन जूतों को ना पहने तो पहने क्या। दूसरी ओर मेरा मन मुझे उल्टा धिक्कारने लगा। जो मोची है वो कहता है कि मेरा मन भी मुझे उल्टा धिक्कारने लगा। जूते जैसे भी हों वे हैं तो हमारे अपने। अर्थात कि मोची कहता है कि मेरा तो कर्म ही है जूतों में टाके टाकना। तो चाहे जूते जैसे भी हों मुझे अपने कर्म से मतलब रखना चाहिए, उसको उससे क्या मतलब है। जूते जैसे भी हों हैं तो हमारे अपने, उन्हीं से हमारी जीविका चलती। अर्थात कि उसी कर्म से तो मेरी जीविका चल रही है। अगर लोग नए जूते ले लेंगे, जूते फटेंगे नहीं, तो मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। वे ही हमारी जाति हैं, वे ही हमारी जीविका हैं। उसके प्रति अवज्ञा अपनी जाति का अपमान है। कहते हैं कि ये फटे जूते ही तो हमारी आजीविका हैं और ये ही हमारी जाति। अर्थात कि हम भी तो उसी प्रकार हैं, हम भी तो फटे और बहुत ही अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसके जूते को देख करके मेरे प्रति ऐसी अवज्ञा क्यों आ रही है। मेरे मन में ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। अर्थात कि अपनी जाति का ही है वो व्यक्ति, अर्थात मैं भी गरीब हूँ, वो भी गरीब है। अर्थात अगर मैं उसकी हंसी उड़ाऊँगा या उसको ऐसे कहूँगा तो इसका मतलब है कि मैं अपनी जाति का अपमान कर रहा हूँ। फिर कवि जो है वो लेखक के मुख से कहलाता है कि जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे से पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मोचीराम कह रहा है कि सच कहता हूँ बाबू, मन की यह आवाज़ सुनकर मैं कट सा गया। मुझे पता ही नहीं रहा कि मेरी टाकी कहाँ चल रही है। उस समय मैं जाने किस लोक में पहुँच गया था, मुझे खुद भी ज्ञान नहीं रह गया था कि मेरी जाति के धर्म का निर्वाह मुझसे कैसे हो रहा है। यहाँ बड़ी ही मार्मिकता के भाव और बड़े ही अगर देखे जाएं तो आत्मीयता के भाव को स्पष्ट करते हुए मोचीराम जो है वो बता रहा है। अगली पंक्ति को हम देखते हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है सैर को, न वह अक्लमंद है
न वक्त का पाबंद है। उसकी आँखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया या बिसाती है, मगरा रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ जूते को, ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। नामा मतलब होता है पैसा, नट मतलब होता है मना कर जाना, नहीं मतलब नहीं देने का। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और मुझे सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। अब देखिएगा यहाँ पे नाथ कर दिया है ना। नाथ कर का अर्थ होता है बांध कर। बिसाती, बिसाती मतलब होता है फुटकर चीज़ें जो बेचने वाला होता है उसको बिसाती कहते हैं। हिटलर, हिटलर मतलब होता है जो हिटलर आप लोग सुने होंगे कि जर्मनी का एक अधिनायक डिक्टेटर था। और यहाँ पे बिस्का है तो बिस्का का अर्थ होता है दुखित होना, सोच करना, चुपके चुपके रोना। गलत फहमी का अर्थ आप लोगों को पता है कि यहाँ भ्रांति होता है, गलत समझना होता है, कुछ का कुछ समझना होता है। नामा मतलब होता है पैसे, दाम, मजदूरी। नट मतलब होता है मुकर जाना, नट जाना। और आगे बढ़ते हैं तो मोची कहता है, आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि बाबूजी, अब एक दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ, उसको भी आप सुन लीजिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि अब दूसरा उदाहरण भी मैं देता हूँ, उसको भी सुन लीजिए। पहले से बिल्कुल भिन्न एक शरीफजादे अपने जूते को लंबे फीते से पैर में बांधे हुए आए, जैसे उन्होंने जूतों को बैलों की तरह नाथ कर पहन रखा हो कि वे कहीं भाग न जाएं। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वह न तो भगवान की ओर से उन्हें बुद्धि मिली है, न उन्हें समय की पाबंदी का ध्यान था। जब जी में आया घूमने निकल पड़े। देखने मात्र से वे कबाड़ी लग रहे थे। आँखों से लालच टपकाते, हाथों में घड़ी बांधे वे मेरे पास सामने आ खड़े हुए। उन्हें कहीं जाना नहीं था, यूँ तो चहलकदमी करने निकल पड़े लगते थे, पर उनकी भावभंगी हड़बड़ी को देखकर, उनके भाव भरी भंगी हड़बड़ी से भरी हुई स्थिति को देखकर सब मिलाकर वे कोई बनिया या बिसाती लगते थे। आते ही उन्होंने अपने जूते मेरे सामने खोल दिए और हिटलर की रौबदार आवाज़ में मुझे आदेश देने लगे। वे जाने क्या क्या बक गए और अंत में बोले, जूते की आईने की तरह चमका दो झटपट। वे हांफने का नाटक कर रहे थे, मानो गर्मी से उन्हें बहुत परेशानी हो रही हो। जैसे तैसे मैंने उनके जूते को तो ठीक कर दिया। जब पैसे देने की बात आई तो उनका दूसरा ही रूप सामने आया। बोले, तुम लोग हमेशा भले आदमियों को लूटते हो, यह सब कुछ पैसे के लिए ही कर रहे हो ना। यह कह कुछ पैसे मेरे सामने फेंकते हुए वे आगे बढ़ गए, जैसे मैं कोई भिखमंगा हूँ और दयावश उन्होंने मुझे कुछ पैसे भिक्षा स्वरूप दे दिए हों। बाबूजी, ऐसी ही चीज़ें खलने वाली होती हैं। मैं मन लगाकर उस आदमी के जूते ठीक किए और मैंने मन लगा कर के जो है उस आदमी का जूता ठीक किया, और वह इतना भला निकला कि मजदूरी देने में आनाकानी ही करने लगा।
आनाकानी ही करने लगा तथा अंट संट बोल करके निकल गया। उसने मेरी मेहनत का, मेरे पैसे का अपमान किया। उसके व्यवहार से मेरा मन आहत हो पड़ा। इस समय जब मैं आपको वह घटना सुना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो कीले या टाके मैंने उसके जूते में लगाए थे वे मेरे मन में चुभ रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक भाव यहाँ भी कवि ने स्पष्ट किया है मोचीराम के माध्यम से। मोचीराम आगे कहते हैं कि बाबू लोग भूल जाते हैं कि पेशा कोई भी हो उससे भी ऊपर मानवता है। काम करने और कराने के बीच केवल काम ही नाता नहीं होना चाहिए। काम तो एक माध्यम है जो दो मानवों को एक दूसरे से के सामने लाता है। अतः काम से बढ़कर महत्व उस संबंध का होना चाहिए जो संयोग से उसके बीच स्थापित होने का अवसर प्राप्त जो है, जो कहते हैं कि उसके सामने जो है अवसर लाता है या अवसर प्रदान करता है। अतः काम से बढ़कर महत्व संबंध का होना चाहिए जो संयोग से उसके बीच स्थापित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मानव के बीच मानवता का संबंध सर्वोपरि का जो बोलते हैं मोचीराम कि मानव के बीच जो मानवता का संबंध है वो सर्वोपरि है। काम कोई भी जो है काम जो है कोई भी उसे कराने और करवाने के बीच कोई ऐसी बात नहीं आने देनी चाहिए जिससे कि किसी के मानवीय भावनाएं या मानवीय संवेदनाएं आहत हों। पर उस भले आदमी के व्यवहार से ठीक वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ बड़े ही उन्होंने भावुकता से स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि उन्होंने कहा कि वो कहता है कि उफ़ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता हुआ बोलता है ना, इसे बांधो काटो हियाँ ठोको वहाँ पीटो। ये जो शब्द आते हैं ना, ये सब शब्द जो है वो कहता है कि एक आदमी भला आदमी बन कर के आया और जब पैसे देने की वार्ता आई तो वो आनाकानी करने लगा, अर्थात कि इधर उधर करने लगा और अंत में जो है वो बोलने लगा कि मतलब लो तुम्हारे लिए इतना ही पैसा है। और बोलता है कि मोचीराम बोलता है कि जो मैंने उसके जूते में वो टाके लगाए हैं वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे मन में चुभ रहा है। क्योंकि मैंने तो बड़ी ही अपने परिश्रम का, मैंने ईमानदारी से परिणाम किया, लेकिन अंत में मुझे मिला क्या कि मुझे जो व्यक्ति है उसने मुझे मजदूरी देने में भी आनाकानी कर दी। अगली स्थिति को हम देखते हैं, अगली पंक्तियों को देखते हैं। तो और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख नहीं आती, हाथ नहीं जाता, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफतें के पीछे कोई जंगल है तो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और वह चौंकने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है तो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है। वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है
जिन्हें सब शब्द मिल चुके हैं। कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अब इसमें हम कुछ शब्द देख लेते हैं। तर्क, तर्क का अर्थ होता है कारण। रामनामी बेचकर धर्म की ठेकेदारी करने वाले को बोलते हैं रामनामी बेचकर। और टमकता हुआ का अर्थ चलता हुआ। और सुत तल्ला, सुख तल्ला जो है, सुख तल्ला का अर्थ होता है चमड़े का वह टुकड़ा जिसे जूते के अंदर रखते हैं। अब यहाँ जो है मोची आगे क्या कहता है, मोची अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह जो मोची है वो कहता है, बाबूजी यदि जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं तो फिर धर्म का धंधा करने वाले और रंडियों के दलालों में अंतर क्या। यहाँ है ना बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो कहते हैं और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। तो कहते हैं कि केवल पेट पाल के या ज़बरदस्ती या मौज मस्ती में रात दिन डूबे रहने से जीवन को कोई अर्थवत्ता या अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। आवश्यक यह है कि जीवन का कोई निश्चित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक लक्ष्य हो। आदमी जब अपने पेशे के बंधनों के थोड़ी देर के लिए जो है पेशों के बंधनों को थोड़ी देर के लिए करता है तो वह बृहद मानव समाज का अंग है। तब उसे मानव की भाषा का धर्म समझ में आता है। कभी कोई बोली उसे सुख पहुंचाती है तो कोई उसके मन को आहत करती है। जैसे उस हिटलर की औलाद की बोली मेरे मर्मांतक पर लगी। वो फिर उसको याद करता है जो आया था, वो बोलता है कि इसे यहाँ टोको, वहाँ इसे चमकाओ, तो बोलता है कि मर्मांतक लगती है। जबकि आपकी बोली से जो है मेरा मन, जो मोची ये कहता है कि आपकी आत्मीयता देख करके मेरा मन तृप्त हो गया है, मेरा मन जो है संतुष्ट हो गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब देखिए ना, इस समय वसंत की बहार है, दिन लंबे हो चले हैं और वृक्षों पर नए लाल लाल पल्लव निकल आए हैं। प्रेमियों को इस दृश्य से अतीव आनंद होगा, पर मेरे लिए लाल लाल पल्लव जूतों में डालने के लिए सुकतल्ले से लगते हैं। सुकतल्ले मतलब वही मैंने बताया ना, चमड़े का एक भाग जो कि जूते के बीच में लगाया जाता है। तो बताते हैं कि देखिए सबके लिए मौसम भी अलग अलग होता है। बाबूजी, पेशे की दृष्टि से देखने पर चीज़ों का रंग बदल जाता है। चीज़ वही होती है पर दृष्टि की भिन्नता से वह कई रूपों में दिखाई देती है। मोची कहता है, बाबूजी, मोची की दृष्टि से ये नौ पल्लव जैसे भी जचें, पर इनकी सुंदरता का क्या कहना। कितने मनोहारी हैं ये। उन्हें निहारता हूँ तो रापी जहाँ की वहाँ तहाँ रुक जाती है। मन आनंद के सागर में डूब जाता है। हाथ रापी को थामे कहीं गतिहीन हो जाते हैं तो आंखें प्रकृति की छटा में उलझकर कहीं न कहीं रह जाती है। शरीर के अंग अकाम होकर भले ही जड़ हो जाए, अकाम मतलब कि क्रियाहीन होकर के, अकाम मतलब क्रियाहीन होकर के भले ही कहीं जड़ हो जाए, पर मन की तरंगों को कौन रोक सकता है। उसमें एक कल्पना यह भी उठती है कि पेड़ों पर छाए लाल लाल पत्ते चमड़े के अस्त्र हैं जिनसे वह आदमी पर आक्रमण करने को हैं। बाबूजी, आप सोचते होंगे कि मैं कवि बन गया हूँ। क्या एक मोची के लिए संभव है? पर बाबूजी, भाषा पर किसी पेशे या जाति का एकाधिकार नहीं है। जैसे आग सबको जलाती है, सत्य सबके लिए एक रूप है, उसी तरह भाषा पर मानव की अभिव्यक्ति का जो भाषा है
उसी तरह भाषा हर मानव की अभिव्यक्ति का साधन है। उस पर किसी वर्ग, जाति या पेशे का एकाधिकार नहीं है। बाबूजी, आखिरी बात यह है कि किसी को भाषा से वंचित करके चुप कर देने से परिणाम अच्छा नहीं होता। वही चुप कभी चीख का भयंकर रूप धारण करती है और तब सामाजिक विप्लव का दृश्य उपस्थित होता है। जो ये मोचीराम कविता है, इसके माध्यम से हमने मोचीराम को पढ़ा अच्छे से और उसको हमने स्पष्ट किया कि जो ये मोचीराम है, इसमें जो है कवि की भावात्मक अभिव्यक्ति को देखने की स्थिति को मिलती है कि जो मोचीराम है वो बार बार यही बताता है कि भाषा जो है वो सबके लिए है, एक के भाषा पर किसी एकाधिकार का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। और जो है कवि कहता है कि कवि ने भाषा को अभिजात से हटाकर उसके सहज और ग्राम धरातल पर रखा हुआ है। इसमें जो है कवि ने जो है बहुत अच्छे से मोचीराम के माध्यम से इस कविता को उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप देते हुए और बताया कि किस प्रकार से जो है जो मानवीय संवेदना है, मानवीय स्थिति, मजदूरी का भी परिणाम नहीं मिलता है और उन सब की स्थिति को इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। यह जो है हास्य व्यंग के तीखे मेल में रची हुई कविता है। कभी जूते गांठने वाले के सामने जाता है और उसके प्रति जो अपना समान भाव दिखाता है। यहाँ एक आदमी नहीं रह जाता, वह खरीद बिक्री की वस्तु में बदल जाता है। संबंधों का तो दूर तक कहीं पता ही नहीं। वह सामान्य आदमी हो, बनिया हो या बिसायती हो, फेरी वाला हो, सब तरह के जूते बन जाते हैं। जो है तरह तरह के जूते वहाँ बनकर आते हैं और बन जाते हैं। पैसे के सामने उनका यही व्यक्तित्व रह जाता है। लेकिन कवि को लगता है कि जूते और पैसे के बीच एक आदमी अभी भी बचा हुआ है और वो बोलते हैं कि पर उसकी व्यवस्था यह है कि वह जिंदा रहने के पीछे सही तर्क नहीं पाता है। और यही कारण है जो है कि उन्होंने मोचीराम को एक माध्यम बना करके, एक प्रतीक बना करके उन्होंने इस रचना को स्पष्ट किया हुआ है। अब इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि मोचीराम की जो व्याख्यात्मक स्थिति थी उसमें मोचीराम कहना क्या चाहता था। मोचीराम ने अपनी स्पष्टीकरण दे दी। उसकी पंक्तियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वो कहता है कि जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप और भी कविताओं और भी जो UGC नेट में लगे हुए निबंध हैं, उपन्यास हैं, कहानी हैं, उन सब के व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण को देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार।